Today's topic is electric current and resistance, and this is from chapter number 26, page number 745. पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था और वही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो let me give you a brief revision from the previous lecture. That is a potential difference. If you place a positive charge in a space, then electric field is evolved everywhere from source charge to the outward direction, and that electric field can be calculated through this equation, because electric field is a vector quantity, so there must be a direction, and electric field depends on Coulomb constant, source charge, divided by the square of the distance from source charge to the point where we intend to find electrostatic field. And similarly, we can also determine potential through this equation, Coulomb constant, source charge divided by R. And because potential is a scalar quantity, so we don't need to define direction of this quantity. So if you compare both of this equation, you will find that potential depends on inversely proportional to the linear power of the distance. However, electric field depends on inversely proportional to the square of the distance between source charge and the point. तो यहाँ तक तो हमने पिछली क्लासेस में बात कर लिया था। चलिए अब हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। लेट मी डिफाइन point A, which has a distance from source charge is R1, and another point B, which has a distance R2 from this source charge. और इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर मालूम करना हो तो हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो वो होगा VA is equals to KQ over R1, and R1 is the distance from charge to point A. And similarly, B point पर जो पोटेंशियल होगा उसको आप लिख सकते हैं KQ over R2. And if you compare both of this potential, you will see that this potential is higher value as compared to that potential, because अगर आप न्यूमरेटर देखें तो दोनों सूरतों में बराबर है, यानी कूलम कांस्टेंट एंड चार्ज, और यहाँ पर भी कूलम कांस्टेंट और चार्ज, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर जो डिस्टेंस है R1 is smaller than R2. Therefore, this potential is higher value as compared to this potential. So let me write here, this is a higher potential and that is a lower potential. ये बात भी हमने पिछले क्लासेस में सीख ली थी, और आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे आप इस सोर्स चार्ज से दूर जाते चले जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करती है 1/r के साथ। अब जो नई बात है वो ये कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों पोटेंशियल के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता हूँ, तो आप ये जानते हैं कि सोर्स चार्ज की वेसिनिटी में जब कोई चार्ज प्लेस किया जाता है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसे अगर फ्री कर दिया जाए तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो इसके पॉजिटिव होने की वजह से वो इस जानिब मूव कर जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हम रखेंगे तो यकीनी तौर पर वो इस जानिब मूव कर जाएगा। तो ये तो है फोर्स का कंसेप्ट, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, बस हमें सिर्फ ये मालूम है कि इस ए पॉइंट के ऊपर
हाई पोटेंशियल है और इस बी पॉइंट पर लो पोटेंशियल है। तो इस सिनेरियो में अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया जाएगा, सो विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानिब मूव करेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्लेस किया जाएगा तो आप ये जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना चाहिए, और अगर हम इसे फ्री करें तो यकीनी तौर पर वो बी से ए की जानिब जाएगा। तो चलिए इसको समराइज कर लें। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल व्हेन इट फ्री फ्रॉम दिस पॉइंट, सो ये ए से बी की तरफ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से if we place a negative charge between two different value of potential, then the negative charge moves from low potential यानी point B to high potential A। अगर इसे फ्री कर दिया जाए तो वो इस जानिब मूव करेगा। ये तो हमने आपके सामने एक पॉइंट चार्ज की एग्जांपल रखी है, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज के बजाय कोई सरफेस चार्ज होगा, यानी आपके पास कोई 2 डायमेंशनल प्लेट होगी और उसको आप चार्ज कर देंगे, तो उसकी वजह से उसकी सराउंडिंग में आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी सराउंडिंग में भी पोटेंशियल होगा, बस फर्क यह है कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू इस प्लेट के अराउंड नेगेटिव होगी। तो जनरली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर के मुकाबले में, तो पॉजिटिव प्लेट की अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो यकीनी तौर पर हायर पोटेंशियल होगा, और जो नेगेटिव प्लेट के अराउंड पोटेंशियल होगा उसको हम लोअर पोटेंशियल कहेंगे। और इसी तरह से अगर यहाँ इस प्लेट के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस जानिब मूव करेगा, क्योंकि ये प्लेट उस चार्ज को रिपेल करेगी और ये प्लेट उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी डायरेक्शन राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दें तो उस नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। ये तो बात बहुत सिंपल है, लेकिन अगर फर्ज कर लें कि हमें इन चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी मैं अगर इसको कुछ देर के लिए यहाँ से हटा दूं, अब आपके पास सिर्फ एक प्लेट है और ये आपको मालूम है कि ये प्लेट हाई पोटेंशियल पे है और दूसरी प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये बगैर चार्ज के ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर कैसे हो सकता है। तो यकीनी तौर पर इस प्लेट पर चार्ज तो होगा। मैंने आपसे ये कहा कि अगर हमारे पास उन चार्जेस की इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस प्लेट पर पॉजिटिव है और किस प्लेट पर नेगेटिव है, और एक तो ये है कि आपको तरीका हमने शुरू के लेक्चर में बताया था कि किसी प्लेट पर आप कैसे चार्ज अपीयर कर सकते हैं। So I mean the rubbing of two material is one of the method to produce charges over that surfaces. एक तरीका और है कि अगर इन प्लेट को आप किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, और आप जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जिस प्लेट को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और जिस प्लेट को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। यानी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करने के बाद जो सूरत हाल बनेगी वो कुछ इस तरह होगी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन चार्ज हमें नज़र तो आएंगे नहीं,
हमें बस ये मालूम है कि ये प्लेट क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इस सरफेस पे पॉजिटिव होगा और दूसरी सरफेस पर नेगेटिव होगा। लिहाजा हम पोलैरिटी को यहाँ से हटा देते हैं और बस आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने पर ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने पर ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है। और अगर मैं उसी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेस कर दूं तो आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चूंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये हो सकती है। और अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस किया जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की जानिब होगी। इस मुख्तसर सी रिवीजन के बाद चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट और ये सामने आपके पास जो एक सिलेंडर नजर आ रहा है ये किसी कंडक्टिंग वायर का एक छोटा सा पीस है जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। और ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आते हैं? आपके इल्म में है कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पिछले किसी लेक्चर में हमने आप लोगों को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है और उसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज है वो भी यकीनी तौर पर एटम में बाउंड है न्यूक्लियस की वजह से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। जो सबसे आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम का बहुत ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे बाहर से ज़रा सी फोर्स अगर लगाती जाए तो वो उस एटम से रिलेटिवली आज़ाद हो जाता है। ये जो आप नेगेटिव चार्जेस देख रहे हैं, सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज एटम्स। एटम्स यहाँ पर नहीं दिखाया गया, उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें उन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जो फ्री हैं और जिन पर हम फोर्स अप्लाई करके या डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करके उसको मूव करवाना चाहते हैं। और एक आपके पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहाँ पर बना लीजिए या किसी दूसरी जगह पर बना लीजिए, ये तकरीबन एक ही जैसा होगा जिसको हम यहाँ पर ए कह रहे हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यकीनी तौर पर ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ना ही ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि इसके ऊपर इस वक्त कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। और जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और हमने पिछले स्लाइड में ये देखा कि नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब मूव करता है। तो अब अगर मैं इन दोनों एंड्स को दो डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर प्लेस कर दूं, फर्स्ट कर लें कि ये जो एंड है ये हमने हाई पोटेंशियल पर प्लेस कर दिया है और ये एंड हमने लो पोटेंशियल पर प्लेस कर दिया है। अब ये पोटेंशियल लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल पे करने का क्या तरीका हो सकता है? ये हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि आप इसको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब आप इसे कनेक्ट करेंगे इस वाली सरफेस को तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल से जब आप इस सरफेस को कनेक्ट करेंगे तो ये सरफेस लो पोटेंशियल हो जाएगी और इन दोनों एंड्स के दरमियान अब आपके पास जो चार्ज है वो मूव करेंगे। वो चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जानिब मूव करेंगे और अगर वो नेगेटिव हैं तो वो फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब
मूव करेंगे। तो हमारे इस केस में अगर आप गौर से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज हैं उनकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और यही हम करंट की डायरेक्शन भी कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब मूव करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि करंट इज रिपोर्टेड एज द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास हो रहे होंगे वो एक्चुअली करंट कहलाएगा। As depicted in the above diagram, the current in a circuit can be determined if the quantity of charge Q passing through a cross-sectional area of the wire in time t can be measured as I is equals to Q over T. So I is the representation of current. So again, this is the rate quantity, similar as the velocity, acceleration, power, etc. Velocity के बारे में आपने पढ़ा है कि velocity is the rate of change of position. इसी तरह से acceleration के बारे में भी आपने पढ़ा है कि that is rate of change of velocity. So ये तमाम की तमाम rate quantities कहलाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से करंट भी एक रेट क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम की डिपेंडेंसी मौजूद है और आप यहाँ से बहुत वाज़े तौर पर देख सकते हैं। एम्पियर करंट की यूनिट होती है, ये मैं आने वाली स्लाइडों में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने अभी आपके सामने ये फॉर्मूला रखा कि करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करना चाहें, यानी चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, सो जो आपके पास करंट आएगा दैट विल बी मेजर्ड इन कूलम पर सेकेंड। तो मैं इसकी एक मुख्तसर सी एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। इनफैक्ट दिस इज टेस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम यह है कि a 2 millimeter long cross sectional of wire is isolated and 20 coulomb of charge is determined to pass through it in 40 seconds. So according to the previous equation, current or I is defined as charge per unit time. So in this case, we have a charge of 20 coulomb and the time required to cross this charge from this end to that end would be 40 seconds. तो अब अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये होगा 20 कूलम divided by 40 seconds. So your answer will be 0.5 एम्पियर। इसी तरह से एक प्रॉब्लम और देखिए। A 1 mm long cross sectional of wire is isolated and 2 coulomb of charge is determined to pass through it in 0.5 seconds. Again, length is reduced to 1 millimeter, but the cross sectional area remains constant as in the previous case. But in this case, we have a 2 coulomb charge passes through this cross sectional area in 0.5 seconds. Again, use the similar equation that I is equals to charge divided by time. That is 2 coulomb divided by 0.5 seconds. So your answer will be 4 ampere. So in this case, we have a more current as compared to this case. Okay. इसी चलिए अब हम उसी स्मॉल सेगमेंट को दोबारा से गौर कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस एंड को हम हाई पोटेंशियल पर रख रहे हैं और इस एंड को हम लो पोटेंशियल पर रख रहे हैं, और
इनको डिफरेंट पोटेंशियल पे रखने की वजह ये बनी है कि इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। बाय द वे, ये जो वोल्टेज सोर्स है जिसकी सर्किट के अंदर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है, ये एक आम बैटरी है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, और आप जानते हैं कि उसकी दो पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी और दूसरी नेगेटिव पोलैरिटी। और यकीनी तौर पर आपने उस बैटरी को किसी डेली लाइफ में छोटे से सर्किट के साथ भी कनेक्ट किया होगा। यानी जब आप उस बैटरी को किसी टीवी के रिमोट में डालते हैं या एयर कंडीशन के रिमोट में डालते हैं तो आपको पोलैरिटी का ख्याल रखना होता है, और उसमें बाकायदा पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन भी किया होता है। तो बिल्कुल ये वही बैटरी है, बस यहाँ पर उस बैटरी की शक्ल के बजाय एक सर्किट की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बना दी गई है, और आम तौर से सर्किट के अंदर एक बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, where V is the voltage source, जो कि इस वायर को दो डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर रखने में इस्तेमाल होता है। अब अगर इस सिनेरियो में यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और आपने दोनों एंड को दो डिफरेंट पोटेंशियल पर रख दिया है, तो यकीनी तौर पर आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लिहाजा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस जानिब मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये रुकेंगे नहीं, बल्कि इनकी जो टोटल डायरेक्शन बनेगी वो इस वायर के साथ होते हुए ये इस वोल्टेज सोर्स में जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद दोबारा से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये एक वाटर पंप के तौर पे काम करता है, कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और दूसरी जानिब से वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टू मूव इनटू दिस वायर, और ये करंट का सिलसिला उस वक्त तक ही जारी रहेगा जब तक कि आपने इस बैटरी को इस वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि और जैसे ही आप किसी जगह से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि करंट की वैल्यू 0 हो गई है। तो करंट 0 होने की एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर किसी जगह पर इस वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वोल्टेज सोर्स अपनी लाइफ पूरी कर ले। राइट, so in this case, because the charges are negative, therefore the negatively charged electron moves in the direction from low potential to high potential. Therefore this current is called electronic current. ये एक बहुत अहम टर्म है जिसे आप अपने जहन में रखें कि इलेक्ट्रॉन चूंकि सोर्स ऑफ करंट है यहाँ पर, लिहाजा दिस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरा टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। अगरचा कि यहाँ पर भी आपको नेगेटिव चार्ज ही नजर आ रहे हैं, और अमूमी तौर पर किसी वायर में नेगेटिव चार्ज ही होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, उसे तो आप यकीनी तौर पर मूव नहीं करवा सकते। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, और उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन एक करंट और भी होता है, और ये जो करंट है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की हद तक है, कि द पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी अगर फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता, तो वो पॉजिटिव चार्ज यकीनी तौर पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता, और उस केस में जो डायरेक्शन होती करंट की वो ये वाली होती, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमने आपको
इस जानिब बताई थी, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट होगा उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आप जहन में रख लीजिए कि प्रैक्टिकली किसी वायर में जो करंट है वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, लेकिन उस करंट की जो डायरेक्शन हम साइंस के अंदर कंसीडर करते हैं वो हम उसके ऑपोजिट करते हैं। Therefore, this is called conventional current. So the conventional current is stuck and is still used today even in the presence of electron. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो करंट हमें मिलता है किसी वोल्टेज सोर्स के कनेक्ट करने से वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मिलता है, लेकिन हम करंट की जो डायरेक्शन है वो एक पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं पिछली स्लाइड पर दोबारा जाऊं, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ऑफ कोर्स कंडक्टिंग वायर में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और उसके बाद इस पूरी बैटरी में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ आपको नजर आएगी। और एक करंट होता है जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, जो कि अगली स्लाइड में हमने आपको बताया। सो कन्वेंशनल करंट इज द करंट दैट द मोशन ऑफ चार्ज इन दिस डायग्राम, और उस सूरत में जो कन्वेंशनल करंट होगा वो एक्चुअली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो जब भी हम जनरली स्पीकिंग जब हम करंट की बात करते हैं तो हम कन्वेंशनल करंट ही की बात कर रहे होते हैं। ओके, बिकॉज करंट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी और लिहाजा इसकी यूनिट भी होनी चाहिए। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर, जो हमने पिछले प्रॉब्लम में भी आपको बताया था, which is defined as 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. Electric current has a direction because everybody know that the electric current is nothing but the motion of positive charge from high potential to low potential, which is conventional current by the way. और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द करंट which has a direction from low potential to high potential. In any case, the current has a direction which is defined to be the direction of flow of positive charge, even though the current is a scalar, because current do not satisfy the law of vector addition at all. Okay, अब आते हैं उस कैरियर के ऊपर कि जिसमें करंट फ्लो होता है। अभी तक हमने एक वायर की एग्जांपल ली, और वो जो वायर था दैट was the piece of any conductor. In generally, we can divide the materials into 3 different parts: insulator, conductor, and resistor. So insulator, any material that does not allow electric current to pass through it, like the protective coating on a wire, for example plastic and rubber, glass, which needs to isolate 2 cables, clothes, and wood. So all of this stuff are used to insulate electricity from another point. इसकी वजह ये होगी कि यकीनी तौर पर इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी अवेलेबल होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो मूव करते हैं और करंट फ्लो होता है। तो ये जो मटेरियल्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे मटेरियल्स वो हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इन्हें
insulator कहते हैं. Therefore, we can say that the insulator does not allow the flow of electron. Insulator like plastic and rubber are used as a covering of the electric wire. और आप ये daily life में यकीनी तौर पर आपने observe किया होगा. This makes electric wires safer to handle because the insulator protects you from the current. And the second material is conductor. Any material that allows electric current to pass through it. For example, copper wire. Generally speaking, जो coaxial cables अगर आपने देखी हो, तो उसका जो inner core है, that is conductor, जिसमें current flow होता है, and outer core consists of insulating materials. This could be rubber, this could be plastic, sometimes glass, so that this current is actually cannot come out from this insulator. Aluminium is also a conductor. Steel, all kind of metal is considered as a conductor. So conductive materials, generally speaking, metal is used for wires that will carry electricity. And the third material is resistor, a material or a device that allows some current to pass but converts some of the current to another form of energy. आप ये जानते हैं कि एनर्जी के साथ जो कंजर्वेशन लॉ एसोसिएटेड है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करंट, so that current carries electrical energy. So an electrical energy can be converted to different kinds of energy through this material, which is called the resistor. So these appliances have resistor that converts electrical energy into light energy. आप भी जानते हैं कि ये टंगस्टन बल्ब है, आजकल आप नहीं तलाश कर सकते ये, लेकिन बहरहाल ये इसके अंदर एक टंगस्टन वायर है. जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से थ्रू होती है इन वायर में से, तो उसके बाद ये हीटअप होता है और हीटअप होने की वजह से इसमें से लाइट निकलती है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. इसी तरह से ये टॉर्च है, लेजर लाइट है, ये तमाम के तमाम वो एग्जाम्पल हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी. So these are the few appliances have resistors that turns electrical energy into motion energy, or you can call it the kinetic energy. For example, this is a cycle, has a battery of course, और बैटरी के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सिमिलरली फैन के अंदर भी यही सूरत हाल है, ट्रेन के अंदर भी यही सूरत हाल है. अगर आप ये देखें तो ये वायर के साथ कनेक्टेड है और यहाँ से इसको पावर मिल रही है, और जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ से इंजन ऑन होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. These appliances have resistors that changes electrical energy into heat energy. So again heater, इसमें जैसे ही आप ऑन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में. आपको हीट एनर्जी यहाँ से मिलेगी. सिंपल गैस ओवन हो, इलेक्ट्रिक ओवन हो, ब्लोअर हो आपके पास, टोस्टर हो, whatever is called, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं through some devices. These are the few appliances which has the resistors that convert electrical energy into sound energy. तो इन्हीं रेजिस्टर के जरिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी
में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू गिटार, थ्रू माइक, थ्रू टेलीफोन, थ्रू टेप रिकॉर्डर, through headphone, etc. So useful electric current can only move through a path of conducting metals. This path is called a circuit, and circuit is given here. जिसमें एक बैटरी के साथ एक वायर को आपने एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया है, और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो आपने बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, which is a simple circuit. सर्किट इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं और इस तरह का सिंपल सर्किट भी हो सकता है। तो जब आप इस तरह का कनेक्शन करेंगे तो यकीनी तौर पर इलेक्ट्रॉन इसमें से थ्रू होगा, यानी करंट फ्लो होगा, और उस फ्लो होने की वजह से ये लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द लाइट एनर्जी। ओके, अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सम क्विज। तो चलिए, क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल ऑफ द अबव, none of the above. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यकीनी तौर पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी वजह से सर्किट क्लोज नहीं है, किसी जगह से डिस्कनेक्टेड है, तो इवन देन यू हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस बट यू डोंट हैव अ करंट इन दैट सर्किट। सो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। Second is the rate at which the electrical energy is transferred. So rate of change of electrical energy is not a current. This is something else. The flow of electric charge. Third option हमारा सही है, क्योंकि यही हमने देखा है कि किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो उसे हम करंट कहेंगे। So our answer would be the flow of electric charge. Next question, what is the unit of measurement for electrical current? और इसका आंसर होगा एम्पियर। Next question, what letter is used to represent current in an electrical diagram or formula? So current के लिए हम अमूमी तौर पर I का इस्तेमाल करते हैं। So answer would be I. Next question, what is the standard unit of measurement for electric charge? ये हम पहले भी देख चुके हैं कि चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होता है। So correct answer will be coulomb. The current is said to exist whenever a wire is charged, a battery is present, electric charges are unbalanced, electric charges move in a loop. तो फर्स्ट ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जो नॉर्मली कंडक्टिंग वायर सर्किट में लगाने से पहले और सर्किट में लगाने के बाद ये न्यूट्रल होते हैं। जिस कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है यानी करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर इटसेल्फ चार्ज नहीं होता। सो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अ बैटरी इज प्रेजेंट, यकीनी तौर पर बैटरी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फ्लो ऑफ करंट, लेकिन जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि बैटरी मौजूद है, लेकिन अगर सर्किट आपका क्लोज नहीं है यानी क्लोज लूप में कनेक्टेड नहीं है तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। तो बैटरी के साथ साथ क्लोज लूप में कनेक्शन भी ज़रूरी है। तो ये आंसर भी आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, लेकिन ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर अनबैलेंस्ड, ये भी दुरुस्त नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव इन अ लूप, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी लूप में फ्लो कर रहे हों। So this would be the correct answer. Next question,
करंट हैज अ डायरेक्शन, हमने आपको बताया था. बाय कन्वेंशनल, current is in the direction that positive charge moves and negative charge moves. So our answer would be first choice, which is positive charges move. ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है. द डायग्राम एट द राइट डिपिक्ट्स अ कंडक्टिंग वायर. ये एक छोटा सा वायर का स्मॉल पीस यहाँ पर दिया हुआ है. टू क्रॉस सेक्शन एरिया आर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक क्रॉस सेक्शन से एरिया ये वाला है और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है, और इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है. Every 2 seconds, 10 coulomb of charge flow through each of these areas. और इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1, क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 2, इन दोनों के दरमियान 10 कूलम का चार्ज हर 2 सेकंड पर फ्लो होता है. तो व्हाट इज द करंट इन द वायर इन एम्पियर? तो करंट की डेफिनेशन आप जानते हैं, विच इज द चार्ज पर यूनिट टाइम. So charge is 10 coulomb and time is given 2 seconds. So you just take a 10 over 2, that will be 5 ampere. So your answer will be E. This is the problem. 3.8 into 10 raised to the power 21 electrons pass through a point in a wire in 4 minutes. What was the average current? तो करंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. अब यहाँ पे ये जो n मैंने लिखा है, दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज, क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास हो रहा है तो जाहिर है n 1 हो जाएगा. अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 यहाँ पे रखेंगे और उसके साथ आप उसका चार्ज भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्ज की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं, विच इज 1.607 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में ये गिवन है. दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स. इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passes through a point in a wire in 4 minutes. So n would be 3.8 10 raised to the power 21 electron volt, and q की जगह पे आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.6 10 raised to the power -19 electron volt, and time would be in second. आपको ये मिनट में गिवन है 4 मिनट, आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और if you solve these numbers, you will have 2.53 ampere. Thank you.